प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गुलाम अथवा तुर्क वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के विषय में चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश का पिता आलम खां तुर्कों के इल्बरी कबीले का प्रधान व्यक्ति था। इल्तुतमिश बाल्यकाल से प्रतिभाशाली तथा रूपवान था। इस कारण उसे अपने पिता की विशेष कृपा तथा वात्सल्य प्राप्त था। इससे भाइयों तथा संबंधियों को उससे ईर्ष्या हो गई। वे लोग उसे बहकाकर घर से ले गए और बुखारा जाने वाले घोड़ों के सौदागर के हाथ बेच दिया। वहाँ से वह बुखारा के मुख्य काजी के एक संबंधी को बेचा गया। इसके बाद उसे 2 बार और बेचा गया। अंत में जमालुद्दीन नामक सौदागर इल्तुतमिश को गजनी ले गया, जहाँ सुल्तान मोहम्मद गौरी के एक नौकर की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सुल्तान से इल्तुतमिश की प्रशंसा की, परंतु मूल्य का निर्णय न होने से इल्तुतमिश खरीदा नहीं जा सका। कुछ दिनों के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में खरीद लिया। 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब में खोखरों के विरुद्ध अभियान किया तो उसमें इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर गौरी ने कुतुबुद्दीन को आदेश दिया कि वह इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दे। ऐबक ने उसे इसके बाद सर जहाँदार के पद पर नियुक्त किया। बाद में अमीर शिकार बना दिया। जब ग्वालियर पर कुतुबुद्दीन का अधिकार स्थापित हो गया तब इल्तुतमिश वहाँ का अमीर नियुक्त किया गया। कुतुबुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करते हुए उसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। जिस समय लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को ऐबक का उत्तराधिकारी घोषित किया, उस समय दिल्ली का सेनापति अली इस्माइल दिल्ली के मुख्य काजी के पद पर भी कार्य कर रहा था। उसने कुछ अमीरों को साथ मिलाकर इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इससे इल्तुतमिश को दिल्ली की सेना एवं अमीरों का विश्वास प्राप्त हो गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के बाहर ही आराम शाह से युद्ध करते हुए उसे परास्त करके दिल्ली के तख्त पर गद्दी नशीनी की। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ: पहली, आराम शाह की समस्या, क्योंकि वह अपना तख्त पुनः प्राप्त करना चाहता था। वह स्वयं को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानता था, इसलिए सिंहासन पर स्वाभाविक उत्तराधिकार मानता था, जबकि इल्तुतमिश तो दामाद था। उत्तराधिकार की समस्या: यद्यपि दिल्ली के काजी अली इस्माइल की सहायता से इल्तुतमिश दिल्ली के तख्त पर बैठ गया, परंतु उसने इस पद को उत्तराधिकार के नियम से नहीं प्राप्त किया था। अतः कई अमीर उसका विरोध कर रहे थे। स्वतंत्र तुर्क सरदार गुलाम के गुलाम को अपना स्वामी स्वीकार करने में अपमान समझते थे। समकक्ष तुर्क सरदारों की समस्या: सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश एक छोटे से प्रांत का गवर्नर था। अधिकांश तुर्क सरदार उसके समकक्ष थे, वो उसे सुल्तान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सैनिक विद्रोह की आशंका भी थी। तुर्कों में यह परंपरा थी, कोई वंश विशेष सदैव के लिए राज्याधिकारी नहीं होता था। सुल्तान तुर्क अमीरों के निर्वाचन द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता था, अतः सैनिक विद्रोह की आशंका भी थी। खिलजी मलिकों की समस्या: बंगाल और बिहार के खिलजी मलिक अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। अली मर्दान खां की समस्या: बंगाल में अली मर्दान खां बड़ी निर्दयता तथा निरंकुशता से शासन कर रहा था। वह अलाउद्दीन का विरुद्ध धारण करके अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर चुका था। नासिरुद्दीन कुबैचा की समस्या: कुबैचा भी ऐबक की तरह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने भी गौरी की वैसी ही सेवा की थी जैसी ऐबक ने की थी। वह इल्तुतमिश को अपने समकक्ष नहीं मानता था। ताजुद्दीन याल्दोज की समस्या: यह ऐबक का ससुर था, साथ ही मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के रूप में गजनी पर शासन कर रहा था, इसलिए वह इल्तुतमिश को भी अपने अधीन समझता था। भारतीय मुसलमानों की समस्या: इन दिनों दिल्ली की राजधानी में भारतीय मुसलमानों का एक प्रबल दल खड़ा हो गया था। उनमें विदेशी मुसलमानों के प्रति बड़ा वैमनस्य था। राजपूतों की समस्या: मोहम्मद गौरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिन राजपूतों से उनके राज्य छीन लिए थे, वे ऐबक के मरते ही अपने खोए हुए राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की समस्या: पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा की समुचित व्यवस्था करना नितांत आवश्यक था, क्योंकि मध्य एशिया में स्थित तुर्क तथा मंगोल राज्यों में इस समय बड़ी खलबली मची हुई थी। खोखरों की समस्या: पश्चिमोत्तर की समस्या के जटिल हो जाने का एक यह भी कारण था कि पंजाब में निवास करने वाले खोखर बड़े विद्रोही प्रवृत्ति के थे और विद्रोह करते रहते थे। इन सब समस्याओं से घिरे होने के बावजूद इल्तुतमिश ने धैर्य और गंभीरता से काम लिया और इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक एक करके समस्याओं का समाधान किया।
पहला उसने राजधानी के विद्रोहों का दमन किया। कुतुबी और मुइज़ जी सरदार दिल्ली में आसपास अपनी सेनाएं एकत्रित करने लगे थे। उन्हें इल्तुतमिश ने अचानक आक्रमण करके बुरी तरह परास्त किया। दोआब का दमन। इल्तुतमिश की कठिनाई से लाभ उठाकर दोआब के कई शासक फिर स्वतंत्र हो गए और दोआब में कई हिंदू भी विद्रोह करने लगे। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी में स्थिति सुदृढ़ करके बदायूं, कन्नौज तथा बहराइच पर आक्रमण करके वहाँ के शासकों का दमन किया और कछार के प्रांत पर भी उसने अपनी सत्ता मजबूत कर ली। ताजुद्दीन यालदौज का दमन। इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ख्वारिज़्म के शाह ने गजनी पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। यलदूज गजनी से भागकर लाहौर आ गया। लाहौर से उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इल्तुतमिश पहले से ही इस विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार था। उसने 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में यलदूज को बुरी तरह परास्त किया। यलदूज को बंदी बनाकर बदायूं के दुर्ग में भेज दिया गया। कुबाचा का अंत। यालदूज के पराजय के पश्चात कुछ समय पश्चात कुबैचा ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस पर इल्तुतमिश ने एक सेना लाहौर भेजी। इस सेना ने नासिरुद्दीन कुबैचा को परास्त कर दिया। उसने इल्तुतमिश का अधिकार स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में ख्वारिज़्म के शाह जलालुद्दीन ने मंगोलों से त्रस्त होकर पंजाब में शरण ली। उसने कुबाचा के राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इससे उसकी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का पहुंचा। इस स्थिति से लाभ उठाकर 1227 ईस्वी में कुल इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण करके पुनः अधिकार कर लिया और उच्छ की ओर प्रस्थान किया। इस पर कुबाचा अपनी सेना कोष के साथ बक्कर के दुर्ग में चला गया। 3 महीने के घेरे के बाद इल्तुतमिश का उस पर अधिकार हो गया। वो उससे इतना आतंकित हो गया कि उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए सिंध नदी से उस पार भाग जाने का निश्चय किया। जब एक नाव में बैठकर सिंध नदी को पार कर रहा था तब नाव उलट गई और वह नदी में डूबकर मर गया। मंगोल आक्रमण। 1221 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां तूफान की भांति मध्य एशिया से चला था। जब उसने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तब वहाँ के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबलनी भारत की ओर भाग आया, परंतु मंगोल उसका पीछा करते हुए भारत तक आ पहुँचे। जलालुद्दीन ने सिंध नदी के तट पर अपना खेमा डाल दिया और इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश जानता था कि दिल्ली में जलालुद्दीन की उपस्थिति इल्तुतमिश के तुर्की अमीरों पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी और उसे सीधे मंगोलों से संघर्ष में उलझना पड़ेगा। इसलिए उसने जलालुद्दीन के पास कहला भेजा कि दिल्ली की जलवायु उसके अनुकूल नहीं होगी और उसके दूत को उसने मरवा डाला। पंजाब पर विजय। पंजाब में इल्तुतमिश को अपने 2 शत्रुओं का दमन करना था। एक थे विद्रोही खोखर जाति के लोग, दूसरा खोखरों का मित्र सैफुद्दीन करलूग, जो ख्वारिज़्म के शाह की ओर से पश्चिम में पंजाब का गवर्नर नियुक्त था। लाहौर तो इल्तुतमिश के अधिकार में पहले ही था। इल्तुतमिश ने पहले खोखरों को परास्त किया, बाद में पंजाब के अन्य प्रमुख नगर सियालकोट, जालंधर, नंदना आदि भी उसके अधिकार में आ गए। इल्तुतमिश ने वहाँ सैनिक चौकियाँ स्थापित कर दी और खोखरों के गाँव तुर्क अमीरों को दे दिए। बंगाल का दमन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के उपरांत बंगाल स्वतंत्र हो गया था। इन दिनों हिसामुद्दीन ऐवाज खिलजी सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी की उपाधि धारण करके बंगाल में शासन कर रहा था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन ने इल्तुतमिश के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और बिहार पर अपने अधिकार को त्याग दिया। इल्तुतमिश संतुष्ट होकर लौट आया, लेकिन गयासुद्दीन ने फिर से विद्रोह कर दिया और बिहार पर अधिकार कर लिया। इस पर इल्तुतमिश ने 1226 में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को, जो उन दिनों अवध का गवर्नर था, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। नासिरुद्दीन ने लखनऊ पर अधिकार करके गयासुद्दीन को मरवा डाला। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। उसने वहाँ शांति स्थापना का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसके हटते ही वहाँ फिर विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी। इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में पुनः बंगाल पर अधिकार किया और अलाउद्दीन जैनी को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। राजपूतों का दमन। ऐबक के मरते ही राजपूतों ने अपने खोए हुए राज्यों को फिर से प्राप्त करने के प्रयास किए। अनेक राजपूत राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। मंगोल आक्रमणों से मुक्ति पाते ही इल्तुतमिश ने राजपूतों को दंडित करने का निर्णय किया। 1236 ईस्वी में रणथंभौर का घेरा डाला। वहाँ अधिकार करने के पश्चात इल्तुतमिश ने मंडोर की ओर प्रस्थान किया। 1228 में इल्तुतमिश ने मंडोर को जीतने के बाद जालौर पर अधिकार किया। फिर बयाना और थानागिरी पर भी अधिकार कर लिया। अजमेर, सांभर तथा निकटवर्ती राज्यों को जीतकर 1232 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के राजा मलय वर्मा तथा कालिंजर के राजा चालुक्य वर्मा को भी परास्त किया, लेकिन वहाँ उसकी सत्ता अधिक दिनों तक नहीं रही। इल्तुतमिश ने सेना लेकर स्वयं नागदा पर आक्रमण किया, किंतु इल्तुतमिश को विशेष सफलता नहीं मिली। इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्यों पर भी आक्रमण किया।
1234 में उसने मालवा पर आक्रमण किया, भिलसा मनु के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। उसने भिलसा के 300 वर्ष पुराने देवालय को नष्ट किया और उज्जैन पहुंचकर महाकाल के मंदिर को नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जब ताजुद्दीन यालदौज ने उसके गद्दी पर बैठते ही उसे छत्र और दंड आदि राज चिन्ह अपने अधीन मानते हुए भेजे थे, तब उसने उस समय तो उन्हें खून का घूंट पीते हुए स्वीकार कर लिया और मौका मिलते ही ताजुद्दीन यालदौज को परास्त करके उसे समूल उन्मूलित कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इल्तुतमिश के शासन प्रबंध के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।